तो कहानी शुरू होती है डेगू सिटी के छोटे से टाउन से, जहां पर हमें वॉन यॉन, ग्यू चैन और जियोंग नाम के बच्चों को दिखाया जाता है। इन बच्चों की उम्र 9 से 13 साल की थी। 26 मार्च 1991 इलेक्शन के दिन थे। पुलिस और अथॉरिटीज इलेक्शन में बिजी थी। पांचों बच्चे खेलने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। बच्चे काफी खुश थे, लेकिन मासूम बच्चों को नहीं पता कि आज के बाद वो किसी को नहीं मिलेंगे। अब बच्चों के ना मिलने के कारण उनके माँ बाप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं, पर इलेक्शन के दिन होने के कारण पुलिस ऑफिसर उन्हें ये बोल के जाने को कहते हैं कि आपके बच्चे खेल के वापिस आ जाएंगे। लेकिन माँ बाप के फोर्स करने के बाद पुलिस और आर्मी बच्चों की खोज में लग जाती है, पर काफी दिनों की सर्च के बाद बच्चों से जुड़ा कोई क्लू नहीं मिलता। अब बच्चों का किडनैप होना एक बड़ी न्यूज थी, इसलिए मीडिया वाले पेरेंट्स को लेके लाइव टेलीकास्ट करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मीडिया को मसाला चाहिए, और पेरेंट्स को रोता हुआ दिखाकर मीडिया को अच्छी खासी टीआरपी मिल रही थी। बच्चों के केस पर ऑफिसर पार्क को साइन कर दिया जाता है, जो कि हर घर के फोन पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा के पेरेंट्स को गाइड करता है कि अगर किसी किडनैपर की कॉल आई तो हम उसे ट्रैक कर लेंगे। पर पुलिस की धीमी गति को देख पेरेंट्स मीडियम के पास जाते हैं, पर इसका कोई परिणाम नहीं मिला। बच्चों के मिसिंग पोस्टर पूरे साउथ कोरिया में लगा दिए जाते हैं, पर केस को कोई क्लू नहीं मिला। और ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। बच्चों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन पेरेंट्स अब भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। 96 हमें रिपोर्टर कैंग को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट्री में हेराफेरी करने के कारण अथॉरिटी सस्पेंड कर देती है। इसलिए वापस कम बैक करने के लिए कैंग ने इन्हीं बच्चों का केस ले लिया, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कैंग को नहीं मिल सकती। कैंग को प्रोफेसर वैंग की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, जहां प्रोफेसर का कहना था कि बच्चों का किडनैप होना इलेक्शन में अशांति पैदा करना था। प्रोफेसर के कॉन्फिडेंस को देख कैंग के दिमाग की घंटी बजी कि प्रोफेसर की मदद से मैं केस को सुलझा सकता हूं। कैंग जाके प्रोफेसर को मिलता है, जहां प्रोफेसर उसे कहता है कि बच्चों के किडनैप होने से इलेक्शन में अशांति पैदा हुई, जिस कारण पुरानी पार्टी फिर से सत्ता में आई। प्रोफेसर का कहना था कि बच्चों की किडनैपिंग में किसी एक पेरेंट्स का हाथ है, और मुझे लगता है बच्चों की किडनैपिंग में जियोंग के माँ बाप का हाथ है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके बच्चों को किडनैप किया होगा कि मामला शांत होने के बाद हम बच्चे वापस ले आएंगे। कैंग ऑफिसर पार्क को प्रोफेसर की थ्योरी बताता है, पर पार्क इस पे ध्यान नहीं देता। प्रोफेसर कैंग को जियोंग की माँ की फोन रिकॉर्डिंग सुनाता है कि मिसिंग होने के 2 महीने बाद जियोंग ने अपनी माँ को कॉल की थी। ये आवाज जियोंग की थी। उसकी माँ ने आवाज को पहचान लिया था, लेकिन सवाल ये है कि पता होने के बावजूद भी जियोंग की माँ ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने फोन को ट्रैक करने की जगह काट दिया। अगर उस दिन जियोंग की माँ फोन को ट्रैक कर लेती तो जियोंग की लोकेशन मिल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, ये जानने के बावजूद भी कि उसका बेटा 2 महीने से किडनैप है। प्रोफेसर कैंग को कहता है कि जियोंग के पेरेंट्स ने ही बाकी बच्चों को किडनैप करके पॉलिटिशियन से पैसे लिए होंगे ताकि इलेक्शन उनकी पार्टी जीते। कैंग फिर से पार्क को प्रोफेसर की थ्योरी बताता है कि हम केस को सुलझा सकते हैं, बस हमें प्रोफेसर की थ्योरी के हिसाब से चलना होगा। लेकिन पार्क का कहना था कि पेरेंट्स बच्चों के गम में मर चुके हैं, प्रोफेसर की थ्योरी उन्हें फिर से मार देगी। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि कैंग और प्रोफेसर केस को सुलझा के साउथ कोरिया में फेमस होना चाहते हैं, यानी कि किसी को बच्चों की कोई फिक्र नहीं। हर कोई सिचुएशन को देख अपना बेनिफिट निकालने में लगा है, फिर चाहे बच्चों के माँ बाप को ही क्यों ना ब्लेम करना पड़े। गुत्थी को सुलझाने कैंग और प्रोफेसर जियोंग के घर पहुंचते हैं, जहां जियोंग की दादी अपने बेटे को देख अजीब सा इशारा करती है, मानो जैसे जियोंग के पिता ने किसी को मार दिया हो। जियोंग के पिता दोनों को कहते हैं कि जिस दिन जियोंग की कॉल आई थी तो मेरी बीवी ने गलती से ट्रैकिंग बटन की जगह दूसरा बटन दबा दिया। प्रोफेसर को पता चलता है कि घर में रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का काम करवाया गया, जिसके बाद प्रोफेसर जियोंग के पिता को किसी से चोरी बात करते सुनते हैं, जो कि बच्चों की किडनैपिंग को लेके बात कर रहे थे कि हमें प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए। जियोंग के पिता का ऐसे बात करना प्रोफेसर को काफी अजीब लगा, और जब प्रोफेसर ने वॉशरूम जाने की बात करी तो जियोंग के पिता काफी डर गए थे। प्रोफेसर अपनी थ्योरी बनाता है कि जियोंग की दादी माँ ने 2 उंगलियां काटने का इशारा क्यों किया।
अब यहाँ पे प्रोफेसर का मानना था कि बच्चे जियोंग के घर में दफन मिलेंगे और हो सकता है पैसों के लालच में जियोंग के पेरेंट्स ने बच्चों को मार दिया हो और उसी चीज का गिल्ट उनके अंदर होगा। उन्होंने बच्चों को मार के घर में दफन कर दिया और कंस्ट्रक्शन का काम इस चीज का एविडेंस है। कैंग ऑफिसर पार्क को प्रोफेसर की थ्योरी बताता है कि जियोंग की दादी माँ ने हमें 2 उंगलियां कटने का इशारा किया था, पर पार्क उसे कहता है कि अम्मा का मतलब ये था कि तुम दोनों का कटने वाला है। ऑफिसर पार्क कैंग को भगा देता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रोफेसर और कैंग फिर से जियोंग के पिता को मिलते हैं, जहां प्रोफेसर जियोंग के पिता को कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि सस्पेक्ट आप हो, तुमने अपने ही घर में बच्चों को दफन कर दिया। अब ये सुनने के बाद जियोंग के पिता प्रोफेसर को थप्पड़ मार देते हैं कि अगर मैं बेगुनाह साबित हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। प्रोफेसर और कैंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। वो सारे एविडेंस और थ्योरी अथॉरिटी के सामने रखते हैं, जिसे देख अथॉरिटी दोनों को जियोंग के घर की तलाशी लेने की परमिशन दे देती है, पर घर में किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती। प्रोफेसर जियोंग की दादी को सामने लाता है कि अम्मा सब जानती है, अम्मा ने हमें उस दिन इशारा किया था। पर यहाँ पे सबको पता चलता है कि जियोंग की दादी माँ दिमागी तौर से बीमार है और ऐसे इशारे वो सबको देख के कर रही थी। जियोंग के पिता का बेगुनाह साबित होना कैंग और प्रोफेसर पर भारी पड़ा। जनता दोनों पर चिल्लाने लगती है कि बच्चों को ढूंढने के बजाय तुमने माँ बाप को ही ब्लेम कर दिया। जियोंग के पेरेंट्स के बेगुनाह साबित होते ही कैंग को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और प्रोफेसर को काम से निकाल दिया। और फिर कुछ दिनों बाद कैंग की वाइफ ने बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटी को देख कैंग को जियोंग के पेरेंट्स के दर्द का एहसास हुआ। अब ऐसे ही कई साल बीत गए और कहानी 2002 से शुरू होती है, जहां जियोंग के पिता अपने दोस्त को कहते हैं कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो चुके होंगे। बच्चे के इंतजार ने जियोंग के पिता को कैंसर दे दिया, जिस कारण कुछ ही दिनों में जियोंग के पिता की मौत हो जाती है। जिसके बाद मौसम खराब होने के कारण पहाड़ों की मिट्टी ढलने लगी और मिट्टी ढलते ही कुछ लोगों को बच्चों की डेड बॉडीज मिलती है और ये बच्चे वही हैं 10 साल बाद बच्चों की डेड बॉडीज मिली। पुलिस आके डेड बॉडीज को रिकवर करती है, जहां बच्चों के कपड़े देख माँ बाप पहचान जाते हैं कि ये डेड बॉडीज हमारे बच्चों की है। न्यूज़ को देख कैंग लोकेशन पे पहुंचता है, जहां बच्चों के माँ बाप उसे कोसने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से जियोंग के पिता गिल्ट में मर गए, तुमने उसी पे बच्चों का इल्जाम डाल दिया, उसकी मौत का कारण तुम हो। अब इसके बाद कैंग को क्राइम सीन पे प्रोफेसर मिलता है, जो कि अब तक बच्चों के केस को लेके थ्योरी बना रहा था। प्रोफेसर का कहना था कि जियोंग के पिता ने बच्चों को मार के यहाँ दफना दिया होगा। प्रोफेसर की बातें सुन कैंग उसको मारने लगता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का ऐसा हाल हुआ। कैंग डॉक्टर से बच्चों के मरने का कारण पूछता है, जहां डॉक्टर कैंग को कहता है कि बच्चों को वहीं मार के दफना दिया था और बच्चों के सर पे गहरी चोट के निशान हैं, जैसे किसी छोटी और लोहे की चीज से मारा हो, पर यह कहना मुश्किल है कि बच्चों के सर पे किस चीज से मारा। डॉक्टर का कहना था कि किलर ने बच्चों के साथ एक गेम खेली, जहां पर बच्चों के चेहरे को कपड़े से कवर करके उन्हें मार दिया, क्योंकि इतने बच्चों को एक साथ मारना काफी मुश्किल था। किलर ने बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मारा और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किलर ने बच्चों पर किसी चीज का गुस्सा निकाला। वो किलर एक साइकोपैथ है। कैंग ऑफिसर पार्क से ये जानने की कोशिश करता है कि ये घिनौना काम किसने किया। पार्क उसे कहता है कि बच्चों के किडनैप होने से पहले वो किसी फिशर मैन को मिलते थे, जो कि बच्चों को अक्सर स्नैक्स दिया करता था। उसने बच्चों को खाना खिला के भरोसा जीता और फिर मौका मिलते ही उसने बच्चों को मार दिया। अब इसके बाद पार्क कैंग को कहता है कि मैंने एक आदमी को जियोंग के घर के बाहर देखा था, लेकिन मेरे बात करने से पहले वो अपनी कार लेके भाग गया। लेकिन बाद में मैंने उससे सवाल जवाब किए कि तुम कार लेके क्यों भागे, पर जैसे तैसे बात घुमा के वो आदमी बच गया। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि ये बंदा साइको किलर है, इसी ने उन बच्चों को मारा। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अब कुछ ही दिनों में केस खत्म होने वाला था, क्योंकि 15 साल बीत चुके हैं, यानी कि वो किलर खुलेआम घूम सकता है। और पार्क इस चीज की उम्मीद में है कि वो किलर कोई गलती करे।
अब इसके बाद कैंग डेड बॉडीज की लोकेशन पे जाके वही गेम खेलता है जो कि किलर ने बच्चों को मारने से पहले खेली थी, जिससे कैंग समझ आता है कि बच्चों को किलर ने कैसे मारा। थोड़े दिन बाद पार्क कैंग को उसी आदमी की फोटो और पता भेजता है जो कि कार को लेके भाग गया था। उस आदमी का नाम है जो, और अक्सर लोगों ने उसे टॉन के आसपास फिशिंग करते देखा। जो के घर पहुंच के कैंग को बच्चों से जुड़ी चीजें मिलती हैं और पास पड़ी बुक्स की नोट को देख कैंग समझ आता है कि यही असली किलर है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि बच्चों के कपड़ों की नोट बिल्कुल सेलर जैसी थी। कैंग को पाक की बताई बात याद आती है कि साइको किलर जो ने बच्चों को मारना शुरू किया है, और तभी शहर में फिर से खबर फैलती है कि 2 बच्चे मिसिंग हैं। ना तो कोई एविडेंस मिला और ना ही बच्चे। जो को कैंग के बारे में पता चल चुका था, इसलिए कैंग की डिटेल निकाल के वो कैंग की बेटी को किडनैप कर लेता है, पर जल्दी ही जो कैंग की बेटी को छोड़ देता है। और ये एक वार्निंग थी ताकि कैंग उससे दूर रहे। गुस्से में कैंग जो के काम पे पहुंचता है, जहां पर कैंग को पता चलता है कि जो एक बुचर है। जो की सीट पर कैंग को उसी तरह के निशान मिलते हैं जो कि बच्चों की बॉडी पर थे। जो के वेपन्स देख कैंग समझ जाता है कि जिन औजारों से जानवरों को मारा जाता है उन्हीं से जो ने बच्चों को मारा। कैंग नोटिस करता है कि जो जानवरों को मारते समय काफी एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ पर दोनों में छोटी सी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ कैंग जो को धमकी देता है कि मेरी बच्ची से दूर रहना। जो कैंग को कहता है कि मुझे बच्चों का खून अच्छा लगता है, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए कैंग जो का पीछा छोड़ देता है, और कहानी के आखिर में सभी पेरेंट्स को उनके बच्चों के स्केलेटन दे दिए जाते हैं ताकि वो उनका फ्यूनरल कर सकें। जियोंग की माँ से कैंग आके माफी मांगता है कि हमने आपके साथ गलत किया, हमें माफ कर देना। और तभी जियोंग की माँ उसे कहती है कि वो कॉल किसी ने मजाक में की थी, वो मेरे बेटे जियोंग की आवाज नहीं थी, पर मैंने अपने पति को झूठ बोलने को कहा ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से करे। जियोंग की माँ कैंग को कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, और मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि बच्चों को मारने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया। तो ये थी उन बच्चों की कहानी जिन्हें साइको किलर ने बेरहमी से मार दिया था। तो कहानी शुरू होती है मासा की ग्रैंड माँ के फ्यूनरल से, जहां मासा और उसके पिता को देख के लग रहा था कि दोनों किसी कारण एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मासा एक लॉ का स्टूडेंट है जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी जाने वाला है, पर वो आसपास के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता सिवाय अपनी माँ के। मासा की जिंदगी अच्छी चल रही थी कि तभी उसे एक दिन जेल से यामामोटो की चिट्ठी मिलती है। यामामोटो को मासा की मदद चाहिए, पर यामामोटो कौन है ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। यामामोटो एक फ्रेंडली पर्सन है, उसे पेड़ पौधों से प्यार है, इसलिए घर के आसपास उसने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं। और इसके अलावा यामामोटो की रोशेल नाम की बेकरी है जहां वो परफेक्टली काम करता है। अब इसके बाद हम जाइको नाम की स्कूल गर्ल को देखते हैं जो कि यामामोटो की बेकरी में बैठ के स्कूल का होमवर्क कर रही थी, जिसे देख यामामोटो काफी खुश हो गया। वो कॉफी के साथ उसे फ्री की ट्रीट देके गुड लक कहता है, पर ये फ्री की ट्रीट जाइको की कीमत थी। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट आप हो। यामामोटो एक सीरियल किलर है जो कि विक्टिम्स का भरोसा जीत के और उन्हें फ्री की ट्रीट दे के टॉर्चर के लिए चूज करता है। यामामोटो विक्टिम्स के नाखून उखाड़ के उन्हें कलेक्शन के तौर पे जमा करता है। वो विक्टिम्स को मरते दम तक टॉर्चर करता है, जिसके बाद हड्डियों की राख बना के पौधों के नीचे दफना दिया जाता है। और यही एक कारण है कि यामामोटो के घर के बाहर इतनी सारी हरियाली है, यानी कि हरियाली का राज इंसानों की राख है। पर एक दिन यामामोटो की विक्टिम भाग गई, जिस कारण पुलिस ने यामामोटो को दबोच लिया, जिसके बाद घर में मिले एविडेंस के हिसाब से उसने 24 बच्चों को मारा। यामामोटो कोर्ट में कहता है कि मुझे 17 से 18 साल के बच्चे पसंद हैं, उन्हें टॉर्चर करना मुझे शांति प्रदान करता है। अब यामामोटो का केस पूरे जापान में फेमस हो चुका था और यामामोटो की हैवानियत को देख उसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। मासा को लग रहा था कि वो लॉ का स्टूडेंट है, इसलिए यामामोटो से मिलना चाहिए, और वैसे भी पकड़े जाने से पहले यामामोटो अच्छा इंसान था।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां यामामोटो को देख मासा थोड़ा डर गया था, पर यामामोटो काफी शांति और प्यार से बात कर रहा था, जिस कारण मासा का डर भाग गया। अब यहाँ पे आपको दोनों का रिश्ता बताता हूँ। मासा जब 15 साल का था तो अक्सर वो यामामोटो की बेकरी में जाता था, जिस कारण दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मासा यामामोटो को कहता है कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो क्या तुम मुझे मार देते, पर यामामोटो से कहता है कि उस समय तुम काफी यंग थे और मुझे 17 से 18 साल के बच्चे पसंद हैं। अब यहाँ पे हम यामामोटो के हाथ और नाखून को नोटिस करते हैं, जो कि काफी साफ और सुंदर थे, और यामामोटो वो सीरियल किलर है जिसे विक्टिम्स के नाखून काफी अच्छे लगते हैं, और अक्सर यामामोटो कलेक्शन के तौर पे नाखून को जमा करता था। यामामोटो मासा को कहता है कि मुझ पे 24 विक्टिम के खून का इल्जाम है, मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 9th विक्टिम यानी कि नेजू को मैंने नहीं मारा। उस फीमेल को किसी और ने मारा। नेजू के जख्म बता रहे थे कि मैंने उसे टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि मेरा तरीका अलग है। मैं विक्टिम्स को प्यार से टॉर्चर करके उसकी हड्डियों को गार्डन में दफना देता था, जबकि नेजू की बॉडी अच्छी हालत में मिली। अच्छी हालत में यामामोटो का कहना था कि टॉन में कोई और है जिसने नेजू को बेरहमी से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, नेजू का खून करके किसी ने मुझे फंसा दिया। यामामोटो को मासा से ऐसी बातें करते सुन ऑफिसर को गुस्सा आ गया। वो जबरदस्ती यामामोटो को खींच के ले गया कि मिलने का समय खत्म हो चुका है। पर जाने से पहले यामामोटो मासा को कहता है कि अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो मेरा वकील तुम्हें सारी डिटेल दे देगा कि नेजू के केस में क्या हुआ था। जेल के बाहर मासा को अजीब सा आदमी मिलता है, जो कि दिमागी तौर से बीमार लग रहा था। इसके बाद यामामोटो का वकील मासा को सारी केस फाइल दे देता है। यामामोटो ने 7 सालों में 24 बच्चों को शिकार बनाया। वो पहले विक्टिम से दोस्ती करके फिर उन्हें टॉर्चर करके मार दिया करता था। अब यहाँ पे मासा का काम नेजू के असली किलर को ढूंढने का था, जिसने यामामोटो की आड़ में नेजू को मार दिया। अब इसके बाद हम अकारी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि मासा के कॉलेज में पढ़ती है। अब यहाँ पे हम मासा और अकारी के बारे में जान लेते हैं। स्कूल के समय अकारी से कोई बात नहीं करता था सिवाय मासा के। अकारी मासा को डिनर पे इनवाइट करती है, पर अकारी के दोस्त मासा का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए गुस्से में मासा चला जाता है। पर अकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एक आदमी के टकरा जाने के कारण वो मासा को पीटने लगता है, पर मासा उसे कुछ नहीं कहता। मासा समझ गया था कि लड़कीबाजी में कुछ नहीं रखा, इसलिए वो नेजू के डेड स्पॉट पे जाके वहां की लेडी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जहां वो लेडी मासा को कहती है कि थोड़े दिन पहले एक अननोन पर्सन ने आके डेड स्पॉट पे फूल रखे थे। मासा नेजू की दोस्त को मिलके उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जो कि मासा को कहती है कि नेजू का बॉस उसे प्यार करता था, पर नेजू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर कुछ दिनों से कोई नेजू को फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे मासा को पता चलता है कि नेजू साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखती थी। ये आदत उसे स्कूल से थी, यानी कि किलर नेजू को अच्छे से जानता था। मासा अपनी थ्योरी बना के यामामोटो को कहता है कि तुम विक्टिम के नाखून उखाड़ देते थे, जबकि नेजू के नाखून वैसे ही थे, और किलर ने जानबूझ के उसे कीचड़ में मारा, क्योंकि किलर को पता था कि नेजू को गंदगी पसंद नहीं, यानी कि किलर कोई नेजू का जानने वाला है। मासा की थ्योरी सुन के यामामोटो उसकी तारीफ करता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया, लेकिन सावधानी से काम करना, क्योंकि बाहर एक किलर है और वो तुम्हें मार सकता है। अब इसके बाद वेटिंग रूम में हम उसी अननोन पर्सन को देखते हैं, जो कि दिमागी तौर से थोड़ा बीमार था, और ये मासा को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था। मासा नेजू के बॉस की इंफॉर्मेशन निकालता है, पर उसका बॉस बेकसूर था। और एक दिन घर में जब मासा की माँ सफाई कर रही थी, तभी मासा को अपनी माँ की टीनेजर वाली फोटो मिलती है, जिसमें यामामोटो के साथ कीरी और मासा की माँ थी। और इसी के साथ मासा को हिनाटा नाम का आदमी दिखता है, जिसे मिलकर मासा यामामोटो की हिस्ट्री पूछता है कि यामामोटो कैसा आदमी था। हिनाटा मासा को कहता है कि यामामोटो को कीरी ने 19 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था। उसने यामामोटो को बेकरी के साथ अच्छी लाइफ दी। कीरी दरअसल सोशल एक्टिविस्ट थी। बात करें यामामोटो की, तो उसके पिता यामामोटो को बचपन में अब्यूज करते थे, और यही एक कारण है कि यामामोटो सीरियल किलर निकला।
यामामोटो के साथ कई ऐसे बच्चे थे जिनका बचपन यामामोटो जैसा था। ये सारे बच्चे शेल्टर में रहते थे, पर सबसे स्मार्ट यामामोटो था। उसके पास एक चार्म था जिसकी मदद से वो लोगों को कंट्रोल में रखता था। शेल्टर में ढेर सारे बच्चे यामामोटो के कंट्रोल में थे। कंट्रोल की बात सुन के मासा सोच में पड़ गया, जिसके बाद मासा को पता चलता है कि एरिको यानी कि मासा की माँ यामामोटो के सबसे करीब थी, जिसके बाद वो बच्चे की माँ बन गई। अब यहाँ पे मासा को पता चलता है कि वो यामामोटो का बेटा है। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि मासा का बाप उसे पसंद क्यों नहीं करता, क्योंकि मासा यामामोटो का बेटा है। सच्चाई जानने के बाद मासा जाके यामामोटो को मिलता है, जहां पे हम लोग नोटिस करते हैं कि जेल का वही ऑफिसर यामामोटो से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। वो यामामोटो की हर बात मान रहा था, जबकि पहले हमने ये देखा था कि ऑफिसर उसे कुत्तों की तरह खींच के ले गया। यानी कि यामामोटो का चार्म सच में काम करता है। अब यहाँ पे हमें बाप और बेटे के बॉन्ड को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को लेके खुश थे। और तभी कहानी फ्लैशबैक में मुड़ती है, जहाँ पर हमें छोटे मासा और यामामोटो को दिखाया जाता है। मासा के स्टेप डैड उसे मारते थे, जिसके बाद मासा आके यामामोटो को मिलता था। यामामोटो को बहुत ही बुरा लगता था कि उसके बेटे का बचपन उसके जैसा है। यामामोटो अगर चाहता तो मासा के स्टेप डैड को मार सकता था, पर यह सब उसके असूलों के खिलाफ था। मासा अपनी माँ को कहता है कि मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ, पर मिस्टर काय के आ जाने से एरिको बात को घुमा देती है। वो मासा को कहती है कि मिस्टर काय तुम्हारे पिता हैं, पर तभी मासा अपनी माँ को कहता है कि क्या आपका दिल नहीं करता काय को मारने का? जैसा बचपन मेरा रहा, मेरा तो दिल करता है कि मैं इन्हें मार दूं। मासा की ऐसी बातें सीरियल किलर का बेटा होने का सबूत दे रही थी। मासा यामामोटो के वकील से आई विटनेस के बारे में पूछता है, जहां वकील उसे कहता है कि इत्सुकी नाम का लड़का आई विटनेस था। वो बचपन में उसी शेल्टर में था जहां पे यामामोटो था। इत्सुकी और उसका भाई यामामोटो के कंट्रोल में थे, जहां यामामोटो दोनों भाइयों के साथ पेन गेम खेलता था। वो दोनों भाइयों को एक दूसरे से टॉर्चर करवाया करता था और डर के मारे दोनों यामामोटो की बात मानते थे। पर मासा उसे कहता है कि ऐसे आदमी को आई विटनेस कैसे समझ लिया, हो सकता है रिवेंज लेने के लिए इत्सुकी ने यामामोटो को फंसाया हो। पर तभी वकील उसे कहता है कि यामामोटो जब 14 साल का था तो उसने एक मासूम बच्ची को बेरहमी से कुचल के मार दिया था। उसने 14 साल की उम्र से क्राइम करना शुरू कर दिया था। उसने इत्सुकी और उसके भाई के दिमाग पे ऐसा कंट्रोल किया कि दोनों भाई यामामोटो का नाम सुनते ही डरने लगे। अब इसके बाद मासा इत्सुकी के दोस्त सम को मिलता है, क्योंकि मासा को लग रहा था कि हो सकता है रिवेंज के चक्कर में इत्सुकी ने नेजू को मार के यामामोटो को फंसा दिया हो। पर सम उसे कहता है कि इत्सुकी अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब कॉलेज में फिर से मासा को अकारी मिलती है, जिसके सुंदर नाखून देख मासा अजीब सी हरकत करने लगा। यानी कि यामामोटो का इफेक्ट मासा पर पड़ने लगा। और उसी रात एक आदमी मासा को धक्का देकर जा रहा था, पर तभी मासा को यह सोच के कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो सीरियल किलर का बेटा हूं, तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत। मासा उसे मारने वाला था, पर तभी उसे याद आ गया कि ये चीज गलत है। अब यहाँ पे हमने नोटिस किया कि पहले तो मासा मार खा के भाग गया था, पर इस बार उसने एक्शन लिया। यानी कि सीरियल किलर का बेटा होने के कारण मासा में कॉन्फिडेंस आ गया, या फिर यूं कहूं कि सीरियल किलर जाग गया। अब जख्मी हालत में मासा अकारी को मिलता है, जिसके बाद दोनों एक हो जाते हैं। और तभी सम मासा को इत्सुकी की फोटो भेजता है, और इत्सुकी को देख मासा के होश उड़ जाते हैं। ये पागल आदमी वही है जो अक्सर मासा को यामामोटो की जेल के आसपास दिखा। दूसरे दिन मासा उसी लेडी से इत्सुकी के बारे में पूछता है, और इत्सुकी के बाल देख लेडी उसे कहती है कि मैंने इसी को देखा था, इसी ने डेड स्पॉट पे फूल रखे थे। और तभी इत्सुकी मासा को कहता है कि मैंने नेजू को मार दिया। ये सुनने के बाद मासा उल्टे पैर भागा, पर इत्सुकी ने उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद असली कहानी सामने आती है। मासा यामामोटो को सारी चीजें रिवील करता है। इत्सुकी और उसका भाई यामामोटो के कंट्रोल में थे। वो यामामोटो से इतने डरते थे कि अगर यामामोटो सामने आ जाए तो इत्सुकी को सांस लेने में भी डर लगता था। इत्सुकी ने नेजू को एज अ विक्टिम चुना, क्योंकि उसका भाई तो नहीं रहा, इसलिए पेन गेम खेलने के लिए यामामोटो ने उसे विक्टिम चुनने को कहा।
और उस दिन गलती से नेजू यामामोटो और इत्सुकी के सामने आ गई और डर के मारे इत्सुकी ने नेजू की तरफ इशारा कर दिया। यामामोटो का असूल है कि वो 17 से 18 साल के बच्चों को मारता है, इसलिए नेजू को उसने अलग और भयानक मौत दी। नेजू की मौत का जिम्मेदार इत्सुकी खुद को मानने लगा, इसलिए डेड स्पॉट पे उसने फूल रखे ताकि नेजू उसे माफ कर दे और इत्सुकी को इस चीज का गिल्ट है और ये गिल्ट पूरी जिंदगी रहेगा और ये एक तरह का टॉर्चर है जो कि यामामोटो को बहुत ही मजा देगा। अब यहाँ पर हमें एक और चीज का पता चलता है कि इत्सुकी ने यामामोटो के कहने पर गवाही दी थी और मासा को चिट्ठी लिख के पास बुलाना यामामोटो का प्लान था, क्योंकि यामामोटो अपने टॉर्चर की लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहता है और ये काम यामामोटो अपने बेटे मासा को देना चाहता है। यामामोटो का प्लान था कि मासा उसकी तरह सीरियल किलर बन के लेगेसी कंटिन्यू रखे, पर मासा यामामोटो को कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सीरियल किलर बनना नहीं चाहता। यानी कि यामामोटो का प्लान फेल हो गया। जाने से पहले मासा यामामोटो को कहता है कि क्या आपकी माँ के नाखून सुंदर थे? यामामोटो का जवाब था हाँ, यानी कि अपनी माँ को भी यामामोटो ने टॉर्चर करके मारा था। और बात करें नेजू की, तो नेजू को यामामोटो ने मारा क्योंकि वो इत्सुकी को पूरी जिंदगी का गिल्ट देना चाहता था। और कहानी के आखिर में हम अकारी और मासा को रोमांस करते देखते हैं, जहां मासा अकारी के नाखून की तारीफ करता है कि तुम्हारे नाखून काफी सुंदर हैं, और तभी अकारी उसे कहती है कि क्या तुम मेरे नाखून उखाड़ना चाहोगे। और तभी अकारी के पर्स में से यामामोटो की सेम चिट्ठी और केस फाइल निकलती है। ये सेम चिट्ठी यामामोटो ने मासा को लिखी थी, यानी कि नेजू का केस यामामोटो ने अकारी को भी दिया था। और अकारी की आंखें देख हम लोग समझ जाते हैं कि मासा तो सीरियल किलर नहीं बना, पर यामामोटो ने अकारी को बना दिया। अकारी को कन्विंस करना इजी था क्योंकि उसका बचपन मासा से ज्यादा बुरा था। यामामोटो के कहने पर अकारी ने मासा से दोस्ती और प्यार किया, क्योंकि यामामोटो को पता था कि अगर वो मासा को सीरियल किलर नहीं बना पाया तो ये काम अकारी करेगी। अकारी मासा को ऑफर देती है कि यामामोटो की लेगेसी को कंटिन्यू रखते हैं, पर मासा का चेहरा बता रहा था कि वो ये सब नहीं करेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी के आखिर में हो सकता है कि अकारी ने मासा को टॉर्चर करके मार दिया हो, या फिर हो सकता है कि मासा अकारी के साथ मिलके सीरियल किलर बन गया हो। तो एंडिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मेरे हिसाब से मासा का हाल यामामोटो के विक्टिम जैसा हुआ होगा। तो कहानी सिंपल थी। यामामोटो ने पहले मासा को नेजू का केस दिया, और जब मासा केस को सुलझा रहा था तो यामामोटो ने मासा को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि मासा सीरियल किलर बन जाए। यामामोटो ने अकारी को यूज किया, और पता नहीं टाउन में कितने बच्चे होंगे जिनको यामामोटो ने सेम चिट्ठी लिखी। अगर अकारी सीरियल किलर बन गई तो हो सकता है और भी बच्चे सीरियल किलर बन गए हों। यामामोटो हमेशा से ही लोगों को कंट्रोल करके पेन गेम खेलता था, और यहाँ उसने मासा को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। मासा को जब पता चला कि वो यामामोटो का बेटा है तो उसमें अलग कॉन्फिडेंस आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया। यामामोटो ने जानबूझकर विक्टिम को भगा दिया था ताकि पुलिस यामामोटो को दबोच ले, क्योंकि वो लेगेसी अकारी जैसे बच्चों को देना चाहता था।